And I'm श्वेता गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल Easynomics। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में। लेबर लॉज, जैसे फार्म लॉज पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है लेबर। एंड लेबर पे कुछ गवर्नमेंट ने 4 कंसोलिडेटेड लॉज पास करे थे लास्ट पार्लियामेंट सेशन में। तो आज हम उनकी सारी डिटेल्स, उनका एनालाइज, उनका इकोनॉमी पे क्या इम्प्लीकेशन है और उसमें क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जो 4 लॉज बनाए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन से पहले ये देखते हैं कि जो लेबर एक सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में आता है। इंडिया के अंडर 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो जो लेबर एक सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 4 लॉज बनाए हैं। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था ये लॉज बनाने का? अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंड ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से जो हमारा लेबर लॉ स्ट्रक्चर है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 4 लेबर लॉज बनाए हैं। अभी हमारे पास जितने भी लेबर लॉज हैं उन सब को इकट्ठा करके सिर्फ 4 लॉज बना दिए गए हैं। अब वो मल्टीपल ओवरलैपिंग लॉज की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ से शुरू करते हैं, फर्स्ट कोड से शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट कोड है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। एज द नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो बनाया गया है टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड द ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो इसके अंदर आएंगे। और ये जो कोड है ये 3 एग्जिस्टिंग लॉज को रिप्लेस करता है, उनको कंसोलिडेट करता है। इसका जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि अप टू 300 वर्कर्स, जो कोई सपोज एक कंपनी है, पहले क्या था, अगर वो कंपनी 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करती थी तो उसके बाद ऐसी कंपनीज को अगर अपनी कंपनी से किसी एम्प्लॉय को हटाना हो या फिर अपना बिजनेस बंद करना हो तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। अब सरकार ने ये लिमिट बढ़ाकर 300 कर दी है। अब अगर किसी कंपनी को किसी अपने लेबर को हटाना है या अपना बिजनेस शट करना है तो वो अप टू 300 वर्कर्स विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर सकती है। दिस रिफॉर्म एक्चुअली विल प्रमोट दी मिसिंग मिडल, जो एक इंडिया का फीचर है। वी हैव या तो बहुत स्मॉल इंडस्ट्री या फिर वी हैव बहुत लार्ज इंडस्ट्री। वो इसकी वजह से, क्योंकि अगर गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करेगी तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इस स्कीम को 300 कर दिया गया है, लिमिट को 300 कर दिया गया है, जो मिसिंग मिडल को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। सो दिस वॉज द मेन प्रोविजन। अदर देन दिस एक और जो रिसेंट चेंज हुआ है वो ये है, अब अगर किसी एम्प्लॉय को अगर स्ट्राइक करनी है तो उसे 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्ट्राइक जो होगी वो इलीगल होगी। पहले जो स्ट्राइक का नोटिस था दैट वाज 2 वीक, उसे बढ़ा के अब 60 डेज कर दिया गया है। और तीसरा फ्लैश स्ट्राइक्स, इमीडिएट जो स्ट्राइक होती है उसे इलीगल बना दिया गया है। विदाउट नोटिस तो आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। और अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है किसी डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल में तो उस दौरान भी आप कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते। और इवन जब उसका जजमेंट आ जाएगा ट्राइब्यूनल का, उसके भी आफ्टर 40 डेज ही आप स्ट्राइक कर सकते हो, उससे पहले आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्लॉयर की पावर बढ़ाई गई है और एम्प्लॉयज़ की कम करी गई है ताकि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री हो सके। सो ये पहला लॉ था। Second law है that is on social security. Now what do you mean by social security? Like maternity benefit, old age pension, paternity leave, etc. So ये जितने भी benefits हैं, इनको बेनिफिट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, सुबह से शाम तक, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट।
उनका रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ओला, उबर, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उसके थ्रू काम करते हैं। फ्रीलांसर्स जो अपना काम खुद करते हैं, या फिर जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जैसे कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर चल रहा है, तो अब जो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पहले सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में प्रेजेंट था, जो कि बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो परफेक्ट रिलेशन होता था सिर्फ उनको एक्सटेंड किया जाता था, लेकिन अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फ्रीलांसर, होम बेस्ड वर्कर्स। अदर देन दिस, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो क्रिएट द सोशल सिक्योरिटी फंड, और इस सोशल सिक्योरिटी फंड में से सरकार जो है वो इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। सो उन्होंने एक एक्स्ट्रा फंड स्टैब्लिश करने की भी बात करी है। इसके अलावा जो ये लॉ आएगा वो एग्जिस्टिंग 9 लॉज को रिप्लेस करके आएगा। मतलब 9 लॉज को हमने उठाया, इकट्ठा करा, एक कोड में डाला और एक कोड बना दिया। यहाँ पे हमने 3 लॉज को रिप्लेस किया था, उठाया था, एक कोड बनाया था और ख़त्म कर दिया था। नाउ मूविंग टू द थर्ड लॉ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इंश्योर करेगा कि जो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन सेफ़ है या नहीं है, वो उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मीन्स अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मशीन्स उनकी जान ना ले ले, ऐसी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये लॉ आया है। ये जो कोड है ये एग्जिस्टिंग 13 लॉज को रिप्लेस करेगा, उनको कंसोलिडेट करेगा, और इसका जो मेन प्रोविज़न है वो ये है कि ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड करेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरस्टेट, मतलब इस लॉ का जो एप्लीकेबिलिटी है पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट्स, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एंड ऑडियो एंड विजुअल वर्कर्स को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने ये वाला प्रोविज़न ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का इनको भी एक्सटेंड कर दिया है। और इसका एक मेन फीचर ये है कि ये जेंडर इक्वलिटी भी प्रमोट करेगा। इट मीन्स अब अगर आप फीमेल से उनकी कंसेंट ले लो कि मतलब अगर वो चाहती हैं तो वो रात को भी काम कर सकती हैं, तो जो एम्प्लॉयर है वो उन्हें अलाउ करेगा, बट आफ्टर टेकिंग हर कंसेंट। So these are the main provision of this law. Now moving to the last one, that is code on wages. As the name suggests, it is a code on the wages. It means अब से क्या होगा, central government will fix a minimum or floor wage for the every state उनकी लिविंग कंडीशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में रहने की कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूपी और बिहार, then the minimum wage in Delhi will be higher than the minimum wages of UP and Bihar. Now this minimum wage is fixed by the central government and the timely payment of wages will also be ensured by the central government, but the state government is allowed to fix freely, they are free to fix their own floor wages in their respective states. For example अगर दिल्ली में 200 रुपये मिनिमम वेज सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, तो दिल्ली में जो मिनिमम वेज है वो 200 से ज़्यादा तो हो सकती है, बट वो 200 से कम नहीं हो सकती। और अगर वो 200 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 230 रुपये पर डे, 240 रुपये, 250 रुपये, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में फाइनल डिसीजन है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फिक्स किए हुए फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। ये इनका एक मेन प्रोविज़न है। और पहले जो मिनिमम वेज का क्राइटेरिया था वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एप्लीकेबल था। नाउ दिस क्राइटेरिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, बिकॉज इन इंडिया अ लार्ज सेक्शन ऑफ द लेबर come from the unorganized sector. So this is a great initiative by the central government. So these are the 4 laws. Now let's see why trade unions are protesting about these laws. We have already discussed about the important provisions of all the 4 labor laws. अब इंडिया में जो फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है दैट इज़ क्लियरली विजिबल, बिकॉज वो बहुत ही मतलब बड़े अमाउंट में इट इज़ मतलब ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है वो। तो जो हमारा यहाँ पे लेबर लॉज हैं उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ। तो
तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था वो उतना ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी कुछ रीजंस जिसकी वजह से जो ट्रेड यूनियंस थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या इन लॉज को रिपील करने की बात कर रहे थे या इसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला उनका रीज़न था कि जो ट्रेड यूनियंस की पावर है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है विद द एम्प्लॉयर वो कम हो जाएगी, क्योंकि दो प्रोविजंस की वजह से। पहला, उन्होंने 300 बढ़ा दिए लिमिट 100 से, तो अब वो अपनी मर्ज़ी से हायर एंड फायर करेंगे। जो गवर्नमेंट की सेफ्टी उनको थी एक तरीके की, वो ख़त्म हो गई है। तो उनको ये लग रहा है कि हमारा जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो कम हो गया है, तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई है। और दूसरा, जो 60 डेज़ का स्ट्राइक नोटिस पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके हिसाब से पहले तुम 2 हफ्तों का नोटिस देके स्ट्राइक कर सकते थे, अब 60 डेज़ का देना पड़ेगा। और अगर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के थ्रू ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। तो जिसकी वजह से क्या है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है या जो रॉन्ग प्रैक्टिस कोई एम्प्लॉयर अडॉप्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका एक मेन इशू है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी जिसकी वजह से इंडिया में जॉब क्रिएट की जा सकती हैं या प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले गवर्नमेंट को डिजिटल लेबर डेटाबेस प्रिपेयर करना चाहिए। इट मीन्स जितने भी लेबर्स हैं पूरे इंडिया में, उनका डेटा डिजिटली स्टोर करना चाहिए। इससे होगा क्या, सरकार जो है वो उनका इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएगी और लेबर्स की डिमांड के हिसाब से उनको वेलफेयर स्कीम डिलीवर कर पाएगी। सो फर्स्ट चीज़ इज़ डिजिटल लेबर डेटाबेस क्रिएट करो। नाउ कम टू दी सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन ऑफ लेबर रोको। माइग्रेशन से क्या होता है, जो रूरल वर्कर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं वर्क की तलाश में, लेकिन उन्हें कभी कभी वहाँ पे मिल जाता है, नहीं मिलता, उनके पास स्किल्स गैप होते हैं। तो सबसे पहले उनको ये रोको। और ऐसा कैसे कर सकती हैं कि उनके रीजन में इंडस्ट्रियल सेटअप्स स्टार्ट करो, वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो माइग्रेट होना बंद करेंगे। तो सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड इज़ अपस्किलिंग लेबर। अपस्किलिंग लेबर मीन्स इन इंडिया वी हैव द स्किल गैप। हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट जब तक हम कुछ टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख लेते, हम कॉरपोरेट में जाके जॉब नहीं कर सकते। ये तो हम जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए, इवन जो इलिटरेट हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो एक मैन्युफैक्चरर या एक एम्प्लॉयर ढूंढ रहा होता है। तो ये स्किल गैप एग्जिस्ट करता है। इसके लिए व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, इट कैन एस्टैब्लिश स्किल्ड लेबर बैंक्स। मतलब वो लेबर्स को स्किल सिखाए और फिर उनका बैंक क्रिएट करे, फिर जिन एम्प्लॉयर को जो जैसी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से उनको हायर कर सकते हैं। या फिर वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करें। मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट दे, एम्प्लॉई अपनी क्वालिफिकेशन बताए और जो जहाँ पे सूट करे वो वहाँ से हायर कर ले। तो यहाँ से भी जॉब्स जो होंगी वो क्रिएट होंगी। जैसा एक दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, मुझे उनकी वेबसाइट का नाम कुछ मुख्यमंत्री रोजगार था, तो उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, मैच होगा तो आपको जॉब मिल जाएंगी। नाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बिना जॉब नहीं क्रिएट की जा सकती, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन शुड बी प्रोवाइडेड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अदर देन दिस सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज़ रिक्वायर्ड। सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, it comes under the social security scheme. You are ensuring the food security of labor. So if you provide these, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सरकार प्रोवाइड करा रही है थ्रू दीज लेबर रिफॉर्म सच एज द सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और डेटाबेस, माइग्रेशन ऑफ लेबर, ये सब ऑलरेडी सरकार कवर करने की कोशिश कर रही है। सो
इन सब से अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं तो जॉब्स बढ़ने के चांसेस हैं और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये पूरी डिटेल्स थी लेबर लॉज के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो लेबर लॉज है ये एक बहुत ही हॉट डिबेट है और इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है दिस विल कम अंडर द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन। जस्ट गो थ्रू इट वंस। कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।